Assalamu alaikum and welcome back. In our fourth Zoom meeting, we were talking about external factor analysis summary. External factor analysis summary का एक filled version भी आपको मैं दिखा रहा हूं, जिसमें के opportunities and threats हमारे पास mention किए गए हैं. उसके बाद हमने उसको weight allocate किया. Weight depends on the level of importance. उसके बाद हमने रेटिंग की. यहाँ पर आपको रेटिंग में 5 का डिजिट भी नजर आ रहा है. उसकी वजह यह है कि विलन एंड हंगर अपनी किताब में जब मैट्रिसेस डेवलप कर रहा है तो उसने रेंज ऑफ रेटिंग जो है वो 1 to 5 वो पिक की हुई है, जबकि फ्रीडा डेविड मोस्टली 1 to 4 में असेसमेंट वो बनाता है. एक्चुअली जितना ज्यादा रेंज आप रखोगे रेटिंग के केस में, उतना आपका ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस वो किया जाएगा. जैसे थॉमसन एंड स्ट्रिकलैंड ने अपनी किताब में चंद मैट्रिसेस जो डेवलप की, उससे रेंज ऑफ रेटिंग 1 to 10 तक डेवलप की है. वेटेड स्कोर हमारे पास उसके बाद कैलकुलेट हो रही है, जिसमें हम रेट को वेट से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, और इस केस में हमारे पास 3.15 स्कोर आ रही है. और 3.15 के केस में हम कंपेयर करेंगे 4 कंपैरिजन पॉइंट्स के साथ. जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि इंडस्ट्री एवरेज के साथ आप कंपेयर करोगे. दूसरा आपको मैं बता रहा हूं बेंचमार्क. बेंचमार्क का मतलब होता है कि आपने इंडस्ट्री में जिसकी बेस्ट रन प्रैक्टिसेस थी उस फर्म को पिक कर लिया, उसको अपने लिए स्टैंडर्ड बना लिया. तीसरा हमारे पास ऑप्शन है हमारी अपनी पास परफॉर्मेंस, कि जब आपने पिछले साल ये सारा एनालिसिस किया तो उस वक्त आपका जो रेंज और वेट का मल्टीप्लिकेशन के जरिए वेटेड स्कोर आ रहा था, दैट वाज से 2.9, अब आपका आ रहा है 3.15, तो आप पहले की निस्बत बेहतर ऑपरेट कर रहे हो. तो इसको हम कहते हैं कंपेयरिंग विद योर ओन पास्ट परफॉर्मेंस. और उसी के साथ हमारे पास चौथा जो फैक्टर आता है वो है गिवन एनी अदर स्टैंडर्ड, कि आपको कोई और कंफर्म फिगर, कोई बेसलाइन फिगर दे दी जाए जिससे कि आप कंपेयर कर सको अपने वेटेड स्कोर को. सो EFAS एक्सटर्नल फैक्टर एनालिसिस समरी हमें एक सम टोटल पिक्चर देता है कि जिसमें हम ये एनालाइज कर सकेंगे, कीपिंग इन माइंड ऑल द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इस वक्त एक्सटर्नल ऑडिट के हवाले से वो कैसी जा रही है. और उसको हम कंपेयर भी कर रहे हैं इंडस्ट्री एवरेज से, बेंचमार्क से, अपनी पास्ट परफॉर्मेंस से, या गिवन एनी अदर स्टैंडर्ड से. अनदर एग्जांपल EFE मैट्रिक्स की आपको मैं दिखा रहा हूं. ये आपका लोकल 10 थिएटर सिनेमा कॉम्प्लेक्स एक है, जिसके आपकी बुक की एग्जांपल उन्होंने पिक की हुई है. सो एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, 7 अपॉर्चुनिटीज उसने पिक की और 8 उसने थ्रेट्स पिक किए. उसके बाद उनको वेट एलोकेट किया, वेट का सम टोटल 1 के बराबर होगा. रेट एलोकेट किया, वेट को रेट से मल्टीप्लाई किया तो वेटेड स्कोर आ गई, और अब की बार हमारे पास जो वेटेड स्कोर आ रही है वो 2.58 आ रही है, विच इज मोर देन द इंडस्ट्री एवरेज. Another very important topic हम डिस्कस कर रहे हैं, which is pest impact matrix. ये याद रखिएगा बेटा कि pest impact matrix जो है पोर्टर्स इम्पैक्ट मैट्रिक्स की तरह ये भी आपको डेवलप करनी है, और ये आपके पेस्ट एनालिसिस के बाद आप इसको डेवलप करोगे. ठीक है, मेरी सीक्वेंस ऑफ डिस्कशन में वो अब आई है, लेकिन आपने इसको डेवलप करना है पेस्ट एनालिसिस के बाद. याद रखिएगा कि EFE मैट्रिक्स ये आपके एक्सटर्नल ऑडिट का लास्ट स्टेप होता है. ठीक है, तो आपके पास जो पूरा सीक्वेंस बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि सबसे पहले आपने पेस्ट एनालिसिस करना है. पेस्ट एनालिसिस के बाद फिर आप पेस्ट इंपैक्ट मैट्रिक्स बनाओगे. इसके बाद आपने पोर्टर एनालिसिस करना है, फिर आप पोर्टर्स इंपैक्ट मैट्रिक्स बनाओगे. ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिट में आप कैलकुलेट करोगे इंडस्ट्री वैल्यू चेन. ठीक है, इंडस्ट्री वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे. आप कैलकुलेट करोगे इंडस्ट्री वैल्यू चेन, और इंडस्ट्री वैल्यू चेन में भी आप देखोगे कि इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में आपका जो पूरा का पूरा वैल्यू चेन बन रहा है, जिसके अलोंग आपका सप्लाई चेन फ्लो करना है, आपका डिमांड चेन फ्लो करना है. सो आपका जो पूरा वैल्यू चेन है उसमें बायर्स, सप्लायर्स किस तरीके से आपके साथ एसोसिएटेड हैं. हो सकता है कि आपको वैल्यू चेन बनाने की बजाय आपको वैल्यू वेब बनानी पड़ जाए. वैल्यू वेब हम उस वक्त बनाते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा सप्लायर्स या एक से ज्यादा बायर्स वो मौजूद हो. सो आपका वैल्यू चेन का एनालिसिस होगा.
और वैल्यू चेन के एनालिसिस के बाद बेस्ड अपॉन कि आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है, मे बी यू हैव टू गो फॉर कंडक्टिंग एन एक्सटर्नल कल्चरल ऑडिट एज वेल। जब हम एक्सटर्नल कल्चरल ऑडिट की बात करते हैं तो एक्सटर्नल कल्चरल ऑडिट में आप कंट्री लेवल कल्चर को स्टडी करते हो और उसके लिए जो आप मॉडल यूज करोगे दैट वुड बी होफस्टेड कल्चरल डायमेंशंस। ठीक है, होफस्टेड कल्चरल डायमेंशन जो आपको पिछले कोर्सेज में अगर याद हो, आपने पढ़ा होगा मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। सो जो आपकी कल्चरल डायमेंशंस थी होफस्टेड ने जो प्रेजेंट की थी, हम उनको भी स्टडी कर लेते हैं ये देखने के लिए कि क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई हमारे लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कल्चरली तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, सो ये 4 मेन स्टेप्स आपके होते हैं एक्सटर्नल ऑडिट के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, आपका पेस्टल ऑडिट, पेस्टल एनालिसिस, उसको आप कंक्लूड करोगे इन पेस्ट इंपैक्ट मैट्रिक्स जो भी आपके सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। इसके बाद पोर्टर्स 5 फोर्सेस, उसके लिए आप बनाओगे पोर्टर्स इंपैक्ट मैट्रिक्स। उसके बाद आप करोगे वैल्यू चेन ऑडिट, उसके बाद आप करोगे कल्चरल ऑडिट, और फिर इन तमाम जो ऑडिट्स के रिजल्ट्स होंगे जिसमें आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आ रहे होंगे, उन सब को आपने कंक्लूड करना है इनटू ईएफई। ठीक है, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तमाम में से, पेस्टल में से भी, पोर्टर में से भी, वैल्यू चेन में से भी, होफस्टेड के मॉडल से भी, आपके पास जो कंप्लीट एनालिसिस के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी 5, 8, 10 वो आप लिखोगे ईएफई में, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट्स होंगे 5, 8, 10 वो आप लिखोगे ईएफई में। ठीक है, फिर उसको वेट एलोकेट करना है, रेट एलोकेट करना है, उसका सारा प्रोसीजर वही चलेगा। सो अब काइंडली देख लीजिए पेस्ट इंपैक्ट मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं। पेस्ट इंपैक्ट मैट्रिक्स की ऊपर डिटेल पढ़ लो, लिखा हुआ है कि इट इज क्रूशियल टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट for the pest analysis clearly so that people contributing to the analysis and those interpreting the results from pest analysis could understand the purpose of the pest assessment and its implications. Okay, तो बेसिकली पेस्ट इंपैक्ट मैट्रिक्स एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पेस्ट एनालिसिस की। अब इसको आप कैसे डेवलप करते हो? ऑन द लेफ्ट साइड आपकी हेडिंग्स हैं, पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, सोशल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज। इसके नेक्स्ट कॉलम में आप लिखोगे नेचर ऑफ चेंज, उसके बाद इंपैक्ट ऑफ चेंज। आपको मैं भी एक फील्ड मैट्रिक्स दिखाता हूं, उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से लिखा जाता है। नेचर ऑफ चेंज, फिर आप लिखोगे इंपैक्ट ऑफ चेंज, फिर आप बताओगे कि जो आपका इंपैक्ट ऑफ चेंज है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आ रहा है कि थ्रेट बनकर सामने आ रहा है, और आइदर केस चाहे वो अपॉर्चुनिटी है या वो थ्रेट है, फिर आप कंक्लूड करते हो कि उसका स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स वो क्या होना चाहिए। ठीक है, सो इसके एक फील्ड डायग्राम हम देखते हैं। ये आपको मैं जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का एक फील्ड टेम्पलेट दिखा रहा हूं पेस्ट इंपैक्ट के एग्जांपल के केस के तौर पर। याद रखिएगा कि यहां पर तो सिर्फ मैंने एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन आप जब पेस्ट इंपैक्ट मैट्रिक्स बनाओगे तो दैट में रीच अप टू मेनी पेजेस। ओके, सो पॉलिटिकल चेंज में उसने लिखा कि एफडीए अप्रूवल प्रोसेस, कि वहां पर एक रेगुलेटरी कोई कंसर्न है, जिस रेगुलेटरी कंसर्न के तौर पर उनको अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लॉन्च करने से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। अब इस अप्रूवल प्रोसेस होने की वजह से आपका ये जो चेंज है ये जरा कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, तो इंपैक्ट ऑफ चेंज में उसने लिखा मोर कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट इज बीइंग क्रिएटेड। अगर मोस्ट कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रही है तो उसने कहा कि कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट एक थ्रेट है ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए भी और जॉनसन एंड जॉनसन के लिए भी, बिकॉज लॉन्गर टाइम टू मार्केट लगेगा अब प्रोडक्ट को, क्योंकि अप्रूवल प्रोसेस से गुजारना है। अब अगर अप्रूवल प्रोसेस लंबा है तो वो कहते हैं कि इसका स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स हम ये लेंगे कि शॉर्टन प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल टाइम। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट को जो डेवलप करने का टाइम है उसको कम कर लो, ताकि जो अप्रूवल प्रोसेस का ज्यादा टाइम है वो वहां पर कंपनसेट हो सके और आप कंपटीशन में पीछे न रह जाओ, आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो मिल सके। इसी तरह इकोनॉमिक चेंज में देखिए उसने लिखा यूएस इकोनॉमिक डाउनटर्न, यूएस इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रही है, उसका इंपैक्ट क्या है? कंज्यूमर स्पेंडिंग डाउन, लोग कम खर्च कर रहे हैं, ये थ्रेट होगा क्योंकि लोग जाएंगे टुवर्ड्स बाइंग जेनेरिक ड्रग्स एंड जेनेरिक प्रोडक्ट्स, और उससे क्या होगा? उसने कहा स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स ये है कि हम एक्विजिशंस कर लें उन फर्म्स की जो जेनेरिक ड्रग्स बना रहे हैं। ओके, इसी तरह सोशल चेंज देखिए, उसने कहा कि नेचर ऑफ चेंज इज एजिंग पॉपुलेशन, इंपैक्ट ऑफ चेंज क्या है? केयरिंग फॉर एल्डरली,
वो कहता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है बिकॉज आप एक न्यू सेगमेंट ऑफ मार्केट को टैकल कर सकते हो। और उसका स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स उसने क्या लिखा, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट मार्केट नीड टू सर्व द एल्डरली। अब आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सी प्रोडक्ट कौन सी मार्केट के लिए, कौन सी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए जरूरी है, सो उससे आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल वो कर सकते हो। टेक्नोलॉजिकल चेंज में देखो, वो कहते हैं कि न्यू मटेरियल फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट, हमारे पास एक टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में बात आ रही है। इससे इंपैक्ट ऑफ चेंज क्या होगा, न्यू कॉस्ट क्वालिटी फ्रंटियर हम डेवलप कर सकते हैं। और ये जो फैक्टर है न्यू कॉस्ट क्वालिटी फ्रंटियर, वो कहते हैं कि ये इंपैक्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है और थ्रेट भी बन सकता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि आप अपने एनालिसिस में भी इस तरह का एक पॉइंट कोट कर सकते हो कि अगर कोई पॉइंट आपके लिए बैक वक्त किसी हवाले से अपॉर्चुनिटी है और किसी और हवाले से वो थ्रेट है। सो अपॉर्चुनिटी के केस में वो कहता है कि वी कैन डेवलप न्यू प्रोडक्ट, और थ्रेट के केस में कहता है कि पोटेंशियल न्यू कंपेटिटर्स भी आपके सामने आ सकते हैं बिकॉज वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेंगे और वो भी नई प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो उसका स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स क्या होगा, वो कहता है कि इन्वेस्ट इन प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स, लिहाजा आप जो हाई प्रॉफिट रिटर्न, आपको जो प्रॉमिसिंग बिजनेसेस होंगे, आप सिर्फ उनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वो प्लान करो। सो ये उनका स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब जितनी भी आपने पेस्ट एनालिसिस या पेस्टल एनालिसिस में फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए होंगे, उनको तमाम को आप एक टेबुलर फॉर्म में पेस्ट इंपैक्ट मैट्रिक्स में कोड करते हो, और फिर पेस्ट इंपैक्ट मैट्रिक्स से वो डाटा आपका ईएफई मैट्रिक्स में पोस्ट वो हो रहा होगा। ठीक है, दैट इज द रीजन कि आपको मैंने ईएफई पहले कवर करवा दिया, आपको ये बताने के लिए कि ईएफई मैट्रिक्स में आपका जो कंट्रीब्यूशन ऑफ डेटा है वो कहां कहां से आ रहा है। इस चैप्टर में आपकी जो सेकंड मैट्रिक्स आपके ऑथर ने डिस्कस की हुई है उसका नाम है सीपीएम। सीपीएम स्टैंड्स फॉर कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स। सीपीएम का वर्ड अगर हम यूज करें इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिटरेचर तो वो होगा क्रिटिकल पाथ मेथड, लेकिन क्रिटिकल पाथ मेथड जो सीपीएम का वर्ड हम यूज करते हैं दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीपीएम। यहां पर इसका मतलब है कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स। कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स के बारे में आपका ऑथर लिखता है, आइडेंटिफाइज फर्म्स मेजर कंपेटिटर्स एंड देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन रिलेशन टू अ सैंपल फर्म स्ट्रेटेजिक पोजीशंस। ठीक है, हम कंपेटिटर की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को फाइंड आउट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इन रिलेशन टू जिस फर्म के बारे में हम एनालिसिस बना रहे हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स इंक्लूड इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज। तो हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जिनको हम एब्रीविएट करेंगे एज CSFs, इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। थॉमसन एंड स्टिकलैंड अपनी बुक में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के लिए एक और वर्ड यूज करता है नोन एज की सक्सेस फैक्टर्स, KSFs। ठीक है, तो वो CSFs हो या KSFs हो, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। और ये जो फैक्टर्स हम पिक करेंगे सक्सेस फैक्टर्स, ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत इश्यूज हो सकते हैं, मींस ये कंपनी के इनसाइड भी हो सकते हैं और कंपनी के आउटसाइड भी हो सकते हैं। अब एक टिपिकल सीपीएम मैट्रिक्स देखिए, फ्रेडा डेविड की बुक से मैंने इस मैट्रिक्स को पिक किया। इस मैट्रिक्स में हमने लेफ्ट कॉलम में फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जो फैक्टर्स इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में काउंट किए जाते हैं, और इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि इन फैक्टर्स को एक इंडस्ट्री में जो भी कंपनी अडॉप्ट कर ले तो वो सक्सेस की तरफ डेवलपमेंट अपनी हासिल कर लेगी। ठीक है, अब सपोज अगर हमने कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री को पिक किया, तो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हमने कुछ सोचे। दे कैन बी एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइस कंपटीशन, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन, कस्टमर लॉयल्टी, ग्लोबल एक्सपेंशन, मार्केट शेयर। अब बीइंग अ मैनेजर हमने इन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया कि ये फैक्टर्स हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि आपने जेनेरिक फैक्टर्स नहीं लेने, हर इंडस्ट्री के मुताबिक सक्सेस फैक्टर्स आपको वो पिक करने होंगे। कहीं पर सक्सेस फैक्टर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा, कहीं पर सक्सेस फैक्टर आपका ह्यूमन रिसोर्स होगा, कहीं पर सक्सेस फैक्टर आपकी लो कॉस्ट होगी। सो बहुत सारे सक्सेस फैक्टर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। सो सक्सेस फैक्टर्स की लिस्ट बनाने के बाद
आपने कंपनीज आइडेंटिफाई करनी है जिन कंपनीज का आप कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स वो बनाना चाहते हो। उन कंपनीज में एक कंपनी वो आपकी होगी और बकिया कंपनीज आपने अपने कंपेटिटर्स को पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये सीपीएम मैट्रिक्स एवॉन वालों ने बनाया है, तो उन्होंने ओरियल और प्रॉक्टर एंड गैम्बल को अपना कंपेटिटर पिक कर लिया। अब इसमें लिमिट नहीं होती कि आपने कितने कंपेटिटर्स पिक करने हैं, आप 5, 8, 10 कंपेटिटर्स भी पिक कर सकते हो इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए। अब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को अगले कॉलम में हमने वेट एलोकेट किया। वेट एलोकेट करने का मतलब ये होता है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सक्सेस फैक्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब सपोज इस लिस्ट में उन्होंने 0.2 एलोकेट किया एडवर्टाइजिंग को और ग्लोबल एक्सपेंशन को, तो एडवर्टाइजिंग और ग्लोबल एक्सपेंशन आपके लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी के फैक्टर्स हैं। इसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन को उन्होंने एलोकेट किया 0.15, तो ये सेकंड प्रायोरिटी का आपका आइटम बन जाएगा। वेट एलोकेट करने के बाद आपने तीनों कंपनीज को, एवॉन को, ओरियल को और प्रॉक्टर एंड गैम्बल को रेट एलोकेट करने हैं। और रेटिंग का मतलब यह होगा कि इन कंपनीज का रिस्पॉन्स टू दीज गिवन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली लाइन देखिए, एडवर्टाइजिंग को एवॉन रेट दे रहा है 1, जिसका मतलब क्या होगा कि एवॉन की एडवर्टाइजमेंट सबसे वीक है, जबकि ओरियल एडवर्टाइजमेंट को रेट दे रहा है 4। इसका मतलब होगा कि ओरियल की जो एडवर्टाइजमेंट है वो सबसे ज्यादा है, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली प्रॉक्टर एंड गैम्बल हैज गिवन अ वेट ऑफ 3। जिसके बरक्स अगर आप नेक्स्ट रो को देखो तो इसमें प्रोडक्ट क्वालिटी को एवॉन एलोकेट कर रहा है 4, जिसका मतलब है कि एवॉन की प्रोडक्ट क्वालिटी सबसे बेहतर है। ओरियल भी एलोकेट कर रहा है 4, मीन उसका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, और प्रॉक्टर एंड गैम्बल को हम एलोकेट कर रहे हैं 3, इसका मतलब है प्रॉक्टर एंड गैम्बल की जो रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट होगी वो रिलेटिवली लेस क्वालिटी की होगी। जबकि प्राइस कंपटीशन में प्रॉक्टर एंड गैम्बल इज हैविंग 4 एंड द रेस्ट ऑफ द 2 आर हैविंग 3 and 3। ठीक है, अगले स्टेप में आपने रेट को मल्टीप्लाई करना है वेट से, और एवॉन का वेटेड स्कोर, ओरियल का वेटेड स्कोर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल का वेटेड स्कोर, ये सब आपने नोट करने हैं। जबकि वेट वही रखना है, सिर्फ रेट बदले हुए होंगे और वेटेड स्कोर इवेंचुअली आपकी वो डिफरेंट आएगी। इसके अगले स्टेप में आपने सारे वेटेड स्कोर को टोटल करना है, एवॉन का सेपरेटली, ओरियल का सेपरेटली और प्रॉक्टर एंड गैम्बल का सेपरेटली। तो हमारे पास 3 नंबर्स आ गए, 3.15, 3.25, 2.80। ओके, ये तो बन गई आपकी कि आपने टेक्निकली स्पीकिंग क्वांटिटेटिवली क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स पर बेस्ड कंपैरेटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स कैसे बनानी है। तो ये आप एक सीपीएम मैट्रिक्स का आउटलाइन वो सारा प्रिपेयर हो गया। अब सीपीएम मैट्रिक्स को एनालाइज करने के लिए आप इसके ऊपर 2 एनालिसिस लगाते हो, एक को हम कहते हैं वर्टिकल एनालिसिस, दूसरे को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस का मतलब ये होगा कि आप सम टोटल वेटेड स्कोर को, जो कि हमारे पास आ रही है 3.15, 3.25 और 2.80, आप इन 3 स्कोर्स को आपस में भी क्रॉस कंपैरिजन करते हो, और आप इन 3 स्कोर्स को हमारे पास जो 4 रेफरेंस पॉइंट्स थे उनसे भी कंपेयर करते हो, विच मीन्स कि इन तीनों स्कोर्स को आपस में भी क्रॉस चेक में लेकर आओगे, और आप इन तीनों स्कोर्स को इंडस्ट्री एवरेज के साथ, बेंचमार्क के साथ, अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के साथ और गिवन एनी अदर स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके वो एक एनालिसिस अपना पूरा डेवलप वो करोगे कि आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हो इंडस्ट्री से रिलेटेड, क्या आप कम परफॉर्म कर रहे हो। ये तो हो गया वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के केस में आपने रो वाइज फिगर्स को पिक करना है। फॉर एग्जांपल, आप एडवर्टाइजमेंट को पिक करोगे और आप देखोगे कि एडवर्टाइजमेंट के केस में एवॉन, ओरियल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल क्या कर रहे हैं। आप प्रोडक्ट क्वालिटी को पिक करोगे और सबको कंपेयर करोगे, आप प्राइस कंपटीशन को पिक करोगे और सबको कंपेयर करोगे। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हमारे पास रो वाइज कंपैरिजन होता है, और वर्टिकल एनालिसिस में हमारे पास कॉलम वाइज कंपैरिजन वो डेवलप होता है। तो ये 2 एनालिसिस आपने सीपीएम मैट्रिक्स के ऊपर वो लगाने हैं, और ये दोनों एनालिसिस सीपीएम मैट्रिक्स के ऊपर आपके एफआईपी में भी लगेंगे और आपके कोर्स के प्रोजेक्ट में भी आप एडअप करोगे, और फेज 1 एज एन असाइनमेंट भी आपको इसको अटेम्प्ट करना है।
अब आपको मैं एक आउटलुक दिखा रहा हूं विलन एंड हंगर की बुक से। विलन एंड हंगर ने अपनी किताब में जब सीपीएम मैट्रिक्स को डेवलप किया तो उसका नाम रखा इंडस्ट्री मैट्रिक्स। ठीक है, इंडस्ट्री मैट्रिक्स के अंदर उन्होंने लेफ्ट कॉलम में लिखा स्ट्रेटेजिक फैक्टर, उसके बाद उन्होंने एलोकेट किया वेट, उसके बाद कंपनी ए की रेटिंग, फिर कंपनी ए का वेटेड स्कोर, कंपनी बी की रेटिंग और कंपनी बी का वेटेड स्कोर। अनदर एग्जांपल सीपीएम की आप देख सकते हो। इस एग्जांपल में भी हमने वेट, रेट, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, 3 कंपनीज को पिक किया और इन तीनों कंपनीज के हमने वेटेड स्कोर्स जो थे वो कैलकुलेट कर लिए। यहां पर बेटा हमारा चैप्टर डिस्कशन एक्सटर्नल ऑडिट का पूरा होता है और आपको मैं एलोकेट कर दूंगा ग्रुप असाइनमेंट, और उस ग्रुप असाइनमेंट को आप अगले 1 वीक में सबमिट करवाओगे, जिसमें कि आपने कंप्लीट पेस्टल एनालिसिस, पोर्टर्स एनालिसिस, ये सारा कुछ करना है। इसको आप कम टाइम मत समझिएगा, द रीजन बीइंग कि आपको नेक्स्ट वीक से इंटरनल ऑडिट शुरू करवा दिया जाएगा और इंटरनल ऑडिट की अपनी बेशुमार कॉम्प्लिकेशंस वो मौजूद हैं। सो यू हैव टू स्पीड अप। मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूं, यू हैव टू स्पीड अप। ये आपके सेमेस्टर के एंड पर जाकर आपको बहुत ज्यादा ये इफेक्ट कर सकता है। देयरफॉर डोंट टेक द रिस्क। हमारा आज का सेशन यहां पर खत्म होता है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर लो। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।